अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज जो है 17 मई है और कल जो है 18 मई है। तो 18 मई जो है बहुत अहम दिन है, ख़ास तौर पर जो हमारे हैदराबाद की तारीख़ रही है और तेलंगाना यानी यूनाइटेड आंध्र प्रदेश के अक़लियतों के लिए बोलिए, क्योंकि 18 मई के दिन जो है मक्का मस्जिद 400 साल क़दीम मक्का मस्जिद में बम धमाका हुआ था। और उस बम धमाके में जो है तकरीबन मैं समझता हूँ कि जो पुलिस फायरिंग में पहले तो बम धमाका हुआ था, 10 लोग जो है 8 स्पॉट पे डेड हुए थे, बाद में 2 हॉस्पिटल में मरे। और जैसा ही बम धमाका हुआ मुसल्लियाँ बाहर भाग रहे थे। एक सोची समझी साजिश के तहत मुसल्लियों पर जो है पुलिस फायरिंग की गई और उस पुलिस फायरिंग में भी तकरीबन 8 लोग ज़ख्मी हुए, शहीद हो गए थे। और मुसलसल कई दिन तक जो है तकरीबन 60 से 70 लोग ज़ख्मी थे, हॉस्पिटल्स में थे, कई लोग परमानेंट अपाहिज हो गए। तो जब मक्का मस्जिद का ब्लास्ट होने के बाद में उस वक़्त पे कांग्रेस की सरकार थी यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में, चीफ मिनिस्टर राजशेखर रेड्डी थे, जाना रेड्डी होम मिनिस्टर थे और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हमारे एम ए बासित साहब थे और आपके बलविंदर सिंह उस वक़्त के कमिश्नर ऑफ पुलिस थे। बम धमाका होने के बाद में कुछ ही देर में कुछ पुलिस के आला ओहदेदार मीडिया चैनल पर आए, आकर ये बोले कि ये जो है हुजी तंजीम बांग्लादेश की है और शायद बिलाल का हाथ है इसके अंदर, बोल के विद इन 10-15 मिनट्स में इसके बारे में कहा। और जो 2 बम धमाके हुए थे अंदर और एक जो है अनएक्सप्लोडेड बम निकला था, इसकी तहकीकात स्टार्ट की गई, कई टीम्स फॉर्म किए, क्योंकि पुलिस के आला ओहदेदार शक की सुई जो है मुसलमानों की तरफ बताए थे, हुजी तंजीम। और एक आसमानगढ़ के रहने वाले, सैदाबाद अकबरबाग के रहने वाले का नाम लिए थे। तो तकरीबन इसके अंदर जो है 60 से 70 बच्चों को गिरफ़्तार किया गया। इनको प्राइवेट सेल्स में रख के, प्राइवेट फार्म हाउसों में रख के तकरीबन कई दिन तक टॉर्चर किए गए। उसके बाद में इनको कोलेटरल केसेस में डालकर जेल में डाला गया था। तो बम धमाके के बाद में जो गिरफ्तारियां अमल में आई थी और बम धमाके के फौरी साथ में मजलिस बचाओ तहरीक, हम उस वक्त भी जो पुलिस के आला ओहदेदार ये कह रहे थे कि ये अभिनव भारत, ये मुस्लिम तंजीम हुजी का हाथ है, तो उसी वक्त पर हमने सवाल उठाया था कि आया वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स जिनको बम धमाके के 10 मिनट के बाद में ये इतला हो रही है कि फ़लानी तंजीम या फ़लाने शख्स ने बम धमाका किया, उन्हें 10 मिनट पहले क्यों या 1 घंटा पहले या 1 दिन पहले उनको क्यों नहीं मालूम हुआ। तो बाद में ये हुआ कि सारे अखबारात, तेलुगु मीडिया, पूरे टीवी चैनल्स ये बोलने लगे कि मक्का मस्जिद में बम धमाका ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन फर्दर इन्वेस्टिगेशन होते गए। और मैं समझता हूँ कि इसकी तहकीकात जो है सीबीआई को दे दी गई थी। जो बम धमाका हुआ था उसकी तहकीकात सीबीआई को दे दी गई थी और जो अनएक्सप्लोडेड बम था उसकी स्टिल हैदराबाद पुलिस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के पास ही थी। अब जो बच्चों को गिरफ्तार किया गया था उनको मार के टॉर्चर करके उसमें उनको कुछ भी नहीं निकला, तो उनको 3 फर्जी मुकदमा डाले गए थे, क्राइम नंबर 97, क्राइम नंबर 90 और क्राइम नंबर 110 ऑफ 2007 सीसीएस का, और एक राम गोपाल पेट पुलिस स्टेशन का, और एक जो है सिट का, कोई ऐसा 3 केसेस में टोटल 97 लड़कों को डाला गया था। जब बच्चों को पेश नहीं कर रहे थे और जब मुस्लिम लड़कों को टॉर्चर किया जा रहा था, तो उस वक़्त माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन यूसुफ कुरैशी साहब जो है एक 1 मैन कमीशन एल रविचंद्र एडवोकेट के तहत बनवाया गया था। वो कमीशन की जो रिपोर्ट पेश की गई थी वो आज भी अगर कोई पढ़े तो दिल दहलाने वाली रिपोर्ट है कि किस कदर बच्चों को टॉर्चर किया गया था, किस कदर बच्चों को इलीगल डिटेंशन में रखा गया। बाद में वो बच्चों को जो है जेल में तकरीबन 18 महीने चंचलगुड़ा और चरलापल्ली जेल में वो बच्चे थे, मुशीराबाद जेल में थे या चरलापल्ली जेल में थे। बाद में 22 महीने के बाद में तमाम बच्चों को जो फर्जी मुकदमा में डाला गया था, गिरफ्तार किया गया था मक्का मस्जिद ब्लास्ट अक्यूज बोल के, लेकिन उनको केस में बताया गया
फर्जी एफआईआर्स बुक करके उसमें केस में बताया गया 28 महीने के बाद, यानी 18 महीने जेल में रहने के बाद में 22 महीने, 26 महीने, 28 महीने में 3 अलग अलग केसेस एग्जोनरेटेड हुए और वो बच्चे जो है बाइज्जत बरी हो गए। अब यहाँ पर बात आई थी कि आखिर ये बम धमाका किसने किया, तो सीबीआई उसका इन्वेस्टिगेशन टेकअप करी। सीबीआई बहुत दिन तक उसमें इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में तो उस वक़्त के जो हमारे सेंट्रल होम मिनिस्टर थे सुशील कुमार शिंदे, उन्होंने जनवरी 2013 में एक बाज़ाब्ता एक अलामिया जारी किया था कि ये जितने बम धमाके हो रहे हैं, नॉट ओनली मक्का मस्जिद बम धमाका, बल्कि जो 2006 मालेगांव ब्लास्ट और 2008 मालेगांव ब्लास्ट, 2007 समझौता एक्सप्रेस, 2007 अजमेर ब्लास्ट और आपके दीगर जितने ब्लास्ट हुए थे हिंदुस्तान में, इसकी आलेकार तंजीम अभिनव भारत जो आरएसएस और बीजेपी के तहत चल रही थी उसमें है और तकरीबन 10 लोगों को इसका मास्टरमाइंड बनाया गया था, जिसमें 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। देवेंद्र गुप्ता, लोकेश शर्मा, स्वामी असीमानंद अलियास नभा कुमार सरकार, भारत मोहन रत्नेश्वर अलियास भरत भाई और राजेंद्र चौधरी को, ये लोगों को अरेस्ट किया गया। 2 अहम मुलजिम ये अभिनव भारत के जो जिम्मेदार थे पूरे बम धमाकों के लिए, संदीप पी दांगेन, रामचंद्रा कालसागरे को, इनको गिरफ्तार नहीं किया गया। एक सुनील जोशी को कहीं गोली मारकर उसको हत्या कर दी गई थी। तो बाद में जो है सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन दिया गया, सीबीआई अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, उसके बाद में एनआईए को हैंडओवर कर दिया गया। अप्रैल 2011 को एनआईए को हैंडओवर कर दिया गया था। एनआईए लेने के बाद में जैसे ही 2014 में मोदी सरकार आई और यहाँ पर जो है टीआरएस की गवर्नमेंट आ गई तेलंगाना अलग होने के बाद में, मुसलसल ये केस को वीक किया गया। सबसे पहले जो प्रतिभा अंबेडकर बोलकर एक आईपीएस ऑफिसर थी जो एनआईए में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थी, एनआईए का जो एटीएस था उसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थी, उसको हटा दिया गया, उत्तर प्रदेश को उसको वापस भिजा दिया गया। और एक अहम यानी ये जो केस का एडवोकेट, यानी ये केस में सरकार की तरफ से जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया गया था एन हरिनाथ एडवोकेट, जो साबिका में एबीवीपी का मेंबर था, उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया गया। अब आप बात यहाँ पर यह है कि जब केस के दौरान स्वामी असीमानंद ने एक अपना कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया था, दिल्ली के सीबीआई कोर्ट के सामने एक जज के सामने स्वामी असीमानंद जो वन ऑफ द अक्यूज था, उन्हें ये बयान दिया था कि न सिर्फ हम मक्का मस्जिद बल्कि और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों में जो बम धमाके हुए हैं, ये बम धमाके करने वाले मैं खुद हूँ और मेरे साथ ये लोग हैं बोल के। उसके बाद में फ़ैसला आता है तकरीबन आपके कई दिन तक 11 साल के बाद में एनआईए स्पेशल कोर्ट का फ़ैसला आया 16 अप्रैल 2018 के दिन। जो उस वक़्त इसके जज थे, जज का यानी रिटायरमेंट शाम में 7 बजे जज का रिटायरमेंट है और उसी दिन जो है जज साहब फैसला देते हैं और फैसला देने के रविंदर रेड्डी 4th एडिशनल एमएसजे जज साहब जो है एनआईए के स्पेशल सारे मुलजिमीन को बाइज्जत बरी कर देते हैं। सारे मुलजिमीन अभिनव भारत के जितने भी थे, नभा कुमार श्रीकार अलियास स्वामी असीमानंद, देवेंद्र गुप्ता, लोकेश शर्मा, अजय तिवारी, लक्ष्मण दास महाराज, मोहन लाल रत्नेश्वर, राजेंद्र चौधरी, ये पूरे जितने अक्यूज थे जो गिरफ्तार किए गए थे उनको भी बाइज्जत बरी कर देते हैं। जो अभी तक गिरफ्तार नहीं किए गए उनको भी इसमें से बाइज्जत बरी कर दिए। और जज साहब रिटायरमेंट के बाद में एक स्टेटमेंट देते हैं कि बीजेपी के फेवर में कि मैं जो है आई एम विलिंग टू ज्वाइन बीजेपी, डिस्क्राइबिंग इट एज मोस्ट पेट्रियाटिक पार्टी एंड नॉट वन फैमिली रूल। यानी जज साहब का यह बयान था कि मैं ख्वाहिश करता हूं कि बीजेपी ज्वाइन करूं मैं, क्योंकि ये बहुत ही पेट्रियाटिक पार्टी है। यानी दिन में 11:20 को जजमेंट आता है, 5 बजे जज साहब रिटायर्ड होते हैं, 7 बजे उनकी ख्वाहिश जाहिर करते हैं। तो अब यहाँ पर जो है कि तेलंगाना अब आखिर ये बम धमाका ये लोग नहीं किए तो फिर ये बम धमाका करे कौन? ये वो जो लोग नमाजियाँ मर गए थे उनके साथ इंसाफ कौन करेगा? पुलिस फायरिंग के बाद में
एक तो जो गिरफ्तारियां की गई थी, जो वन मैन कमीशन बनाया गया था एल रविचंद्र का, पिछले 2007 से लेकर 2022 आ गया है। एल रविचंद्र की रिपोर्ट आज की तारीख तक ऐवान असेंबली तेलंगाना की असेंबली में टेबल नहीं किया गया। बावजूद इसके हमारे पास जो है 7 एमएलए, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक मुस्लिम होम मिनिस्टर, एक और एक टीआरएस के मुस्लिम एमएलए, कई मुस्लिम एमएलसीज है। आज की तारीख तक किसी ने यह आवाज़ नहीं उठाई कि वन मैन कमीशन रिपोर्ट ऑफ एल रविचंद्र, जो मुस्लिम बच्चों पर जुल्म के खिलाफ में जो कमीशन बनाया गया था, उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं दाखिल की गई। फिर उसके बाद में भास्कर राव कमीशन की एक रिपोर्ट आई थी कि मक्का मस्जिद बम धमाके के ऊपर जो भास्कर राव कमीशन की रिपोर्ट बनाई गई थी, कि वो रिपोर्ट को भी आज की तारीख तक जो है ऐवान असेंबली में नहीं की गई। फिर हम दावे करते हैं कि चीफ मिनिस्टर सेकुलर है, हम जो है मरते दम तक सीएम केसीआर के साथ में रहूँगा। एक बड़े भाई बोलते हैं और छोटे भाई बोलते हैं, हम जिसको चाहे उसको तख्त पर बिठा सकते हैं, हम जिसको चाहे उसको तख्त पर लिटा सकते हैं। अरे मक्का मस्जिद का तख्त जो है बम ब्लास्ट में तोड़ गया, वो तख्त को तुम नहीं बना सके अभी तक, और आप ये ऐसे बातें करते हैं। अब यहाँ पर टीआरएस का क्या रोल है? चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर, कि आप जो है देखिए कि जब से टीआरएस की गवर्नमेंट आई है, चाहे वो आप किशनबाग की फायरिंग का मसला रहो, चाहे आप वटोली में खातिलों की बाइज्जत बरी का मसला रहो, चाहे वो मक्का मस्जिद ब्लास्ट केस के मुलजिमीन का, तो स्टेट गवर्नमेंट का ये कोई मुस्लिम एमएलए या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन या उलमा, मशाइखीन, दानिश्वर, कोई जाके चीफ मिनिस्टर से ये नुमाइंदगी नहीं की है। वो जो इलेक्शन के करीब में जाके सीएम के घर में बिरयानी खा के जो लोग तायद करते हैं, जो तंजीमें, ये तंजीमें जाकर चीफ मिनिस्टर को ये नहीं बोले कि सीएम साहब मक्का मस्जिद में बम धमाका हुआ, ये केस को आप रीओपन करते हुए हाई कोर्ट में अपील पे जाना चाहिए। क्यों नहीं गए भाई हाई कोर्ट में अपील पे सीएम साहब? सीएम साहब सेकुलर है, मैं मान लिया। महमूद अली बोलते कि नंबर 1 सेकुलर है, हमारी नंबर 1 पुलिस है, मैं इमाम ज़मीन बनते उन्होंने झूठ बोलना छोड़ दिया, उनकी फ़िरका परस्ती चले गई बोलते हैं। ठीक है, मैं मान लिया उनकी बात। तो महमूद अली साहब होम मिनिस्टर है, आप ये केस को रीओपन करके मक्का मस्जिद की अपील पे जाना था आप, कि भाई हमारे को लोअर कोर्ट के जजमेंट से हम मुतमईन नहीं है, फैसले से बोल के। जहाँ पर मुस्लिम बच्चे अक्यूज़ड है, 11 साल जेल में है, मक्का टास्क फोर्स ऑफिस ब्लास्ट केस में 11 साल जेल में रहने के बाद में ये बच्चे बाइज्जत बरी हुए, तो 3 दिन के अंदर स्टेट गवर्नमेंट, सीएम केसीआर, टीआरएस पार्टी, महमूद अली, ये सब मिलके जो है हाई कोर्ट में अपील डालते हैं उन बच्चों के खिलाफ में। वटोली में जहां पर हिंदू फिरका परस्त लोग जिम्मेदार है 6 लोगों को मारने के लिए, वो बाइज्जत बरी है, तो उनके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती है, हाई कोर्ट की अदालत के दरवाजे नहीं खटखटाए जाते हैं। मक्का मस्जिद बम धमाके में जो लोग बाइज्जत बरी होते हैं, उनके खिलाफ में जो है हुकूमत जो है अपील पे नहीं जाती है। तो यहाँ वाजे हो गया कि केसीआर इज़ नॉट ए सेकुलर पर्सन। जो केसीआर को सेकुलर बोल रहे हैं उनका ज़ाती कोई मफाद है, इसलिए ये आवाम के सामने आके मुसलमानों के सामने झूठ बोल रहे हैं। जितने तंजीमा, जितने लोग जाके केसीआर की बिरयानी खा के 2014 में, 2019 में, 2018 में उनकी तायद करे, बड़े बड़े तंजीमा है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, इनका ज़ाती मफाद है। इनके सामने 12% रिजर्वेशन नहीं है, हज इनके सामने वक्फ कमिश्नरेट नहीं है, इनके सामने मक्का मस्जिद के खातिलों को बाइज्जत बरी क्यों कर दिए, इसकी अपील पे क्यों नहीं जारी, गवर्नमेंट नहीं बोल रही। मुस्लिम बच्चों पे जो टार्चर हुआ था, वन मैन कमीशन रिपोर्ट क्यों नहीं पेश करे, नहीं पूछ रहे हैं असेंबली में। भास्कर राव कमीशन की रिपोर्ट क्यों नहीं पेश करी, ये सब नहीं पूछ रही, खाली जा रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं, तायद कर रहे हैं, आ जा रहे हैं ये लोग। तो हमारा मुतालबा है कि मक्का मस्जिद का 2007 में जो बम ब्लास्ट हुआ था और उसका जो फैसला 2018 में आया था, ये फैसला, हालांकि ये जितने अक्यूज्ड है ना ये मक्का मस्जिद ब्लास्ट केस में, इनको दूसरे राजस्थान कोर्ट में इनके ऊपर सजा गिरी। इन पे 2017 मार्च में राजस्थान कोर्ट जो है गुप्ता को और आपके ये अजमेर ब्लास्ट जो हुआ था उसमें सजा दिए। तो यहाँ की कोर्ट क्यों, यहाँ की अदालत सजा क्यों नहीं दे सकी, यहाँ की एनआईए क्यों सजा नहीं दे सकी, यहाँ पर सीबीआई क्यों सजा नहीं दे सकी। यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट एक मॉनिटरिंग सेल डालना था। मक्का मस्जिद जो है तेलंगाना की नाक है। केसीआर साहब जब मुसलमानों के साथ हमदर्दी करते हैं तो आपको बतलाना चाहिए कि मैं अमली हमदर्दी करता हूँ। केटीआर साहब का ट्वीट नहीं आया आज की तारीख तक। आई एम वेटिंग मिस्टर केटीआर, आई एम वेटिंग फॉर योर ट्वीट
कि वी विल अपील इन द हाई कोर्ट अगेंस्ट द एक्सोनरेशन ऑफ द अक्यूज्ड ऑफ मक्का मस्जिद ब्लास्ट बोल के आप ये कब ट्वीट करेंगे? आई एम वेटिंग फॉर योर ट्वीट कि 2018 जजमेंट में जिसमें मक्का मस्जिद के कातिलों को बाइज्जत बरी कर दिया गया है, हम उसके खिलाफ में हाई कोर्ट में अपील में डालेंगे बोल के KTR साहब ट्वीट नहीं करते। KTR साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब भी KTR साहब को याद नहीं दिलाते, ट्वीट नहीं खेलते। अकबरुद्दीन ओवैसी लीडर ऑफ दी अपोजिशन, क्या क्या नहीं है आप बताइए। आप क्यों भूल गए मक्का मस्जिद के कातिलों को? आप क्यों मक्का मस्जिद को भूल गए? सारे MLA से तो कोई उम्मीद नहीं है, महमूद अली साहब तो उनसे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन मैं आज भी कह रहा हूं कि अगर ये केस को रीओपन करके ये केस का फिर से ट्रायल किया गया तो सारे ये जितने अभिनव भारत वाले, इनके ऊपर जो है उम्र कैद की सज़ा मिल सकती है। मक्का मस्जिद अपने खातिलों का पीछा करेगी, नहीं छोड़ेगी। जो मजलूम मर गए वो शहीद है मक्का मस्जिद में, अल्लाह ताला उन शहीदों को, अरे कई आज भी लोग मुझे दावतों में इधर उधर मिलते कि साहब हम मक्का मस्जिद पुलिस फायरिंग में हम अपाहिज हो गया मेरा बच्चा, कोई बोलते कि मेरा शौहर खो गया, लेकिन उनको आज तक कंपनसेशन तक नहीं मिला वो लोगों को आज की तारीख तक। बीच में ऐलान आया कि जो बच्चों पे हम गिरफ्तार करे थे उनके ऊपर से केसेस वापस ले लेंगे, हम उनको पैसे दे देंगे। इलेक्शन स्टंट था वो, बाद में फिर से वो केसेस जैसे के वैसे रह गए, जो कंपनसेशन अमाउंट दिया पूरों को वापस ले लिए थे। तो मैं मुसलमानान दखन से गुजारिश करूँगा कि कल का दिन जो है एक यौम सियाह है, समझिए आप कल का दिन, कि मक्का मस्जिद के बम धमाके के कातिलों को हमको नहीं भूलना है। शुदाए मक्का मस्जिद को हमको खराज अक़ीदत पेश करना है। कल मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि खुसूसी दुआ करिए कल उनकी मग़फ़िरत के लिए और उन कातिलों के लिए कि अल्लाह ताला उन कातिलों को कैफ़र किरदार तक पहुँचाए जिसने अल्लाह के घर में बम धमाका किया। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुस्लिम क़ायदीन को, हमारे उलमा मशाइखीन जो KCR की बारहा तायीद करते रहते हैं और उनके सेकुलर कहते हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे और उनमें वो ताकत दे कि वो जाके चीफ मिनिस्टर का गिरेबान पकड़ के मक्का मस्जिद का केस रीओपन करा के हाई कोर्ट में फिर से दोबारा अपील करवाए। यार जिंदा सोबत बात।